हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग की एक बार फिर से बेहतरीन क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। आज साथियों हमारी रीजनिंग की पार्ट संख्या 109 रहने वाली है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 108 यानी 108 पार्ट नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट्स को भी देख लीजिए। एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों पिछली क्लासेस में कवर किए गए हैं। और आज की इस क्लास में हम आपको 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। साथियों, आज की ये जो क्लास है, याद रखेंगे इसमें 15 किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे, कहा है कि निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करो। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, और इनमें से हमें विषम को बताना है कि इसका विषम क्या होगा। इसके अतिरिक्त देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित में गलत पद को ज्ञात करो। अब ये एक सीरीज दे रखी है हमारे सामने, और इस सीरीज में हमें बताना है कि ऐसा कौन सा पद है प्यारे दोस्तों जो यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है। उसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर लुप्त श्रृंखला का, इसमें भी हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, और ये जो हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसके बारे में बताना है कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि ये जो अपनी रीजनिंग की क्लास है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इनमें से यदि आप किसी की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये रीजनिंग की क्लास बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। इनमें से जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर, ठीक है, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट। और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे गन्ना पर्यवेक्षक की परीक्षा, उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा, मध्य प्रदेश पटवारी या राजस्थान पटवार, ऐसी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जहां पर भी आपका रीजनिंग पूछा जाता है। उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इससे पहले एक जानकारी ले लीजिए दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, आप अगर इसके अनसॉल्व्ड पीडीएफ चाहते हैं तो दोस्तों याद रखेंगे टेलीग्राम ग्रुप है हमारा डीएस सर ऑफिशियल नाम से। आप यहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर हम प्रतिदिन आपको क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और क्लास नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अतिरिक्त चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपना रिव्यू सुझाव दे सकते हैं कि हम किस तरह से आपके लिए प्रयास कर सकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सभी जानकारी के साथ आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं जिनके बाद में सम संख्या है और पहले एक विषम संख्या है। ऐसे हमें 9 को काउंट करना है, यानी ऐसे कितने 9 हैं जिनके पहले एक जिनके बाद में एक कैसी संख्या, सम संख्या, इसके पहले एक विषम संख्या। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इवन और ऑड के बारे में बताना है। तो अगर 9 को यहाँ पर हम देखेंगे, हमें पहला 9 पता चला है, बाद में क्या होनी चाहिए, सम संख्या। ठीक है, बाद में सम संख्या है लेकिन पहले इसमें विषम संख्या नहीं है, तो ये वाला 9 हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इस 9 को, तो इस 9 में दोस्तों देखिए यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए, पहले विषम संख्या होनी चाहिए, 5 विषम है। उसके बाद में सम होनी चाहिए, लेकिन बाद में यहाँ पर 3 है जो कि सम नहीं है, तो ये 9 भी गलत हो जाएगा। इसके बाद कहा कि बाद में सम होनी चाहिए और पहले विषम होनी चाहिए। तो अगर अगले 9 को हम यहाँ से देखेंगे, जहाँ पर हम आपके लिए ये चित्र बना रहे हैं, इसको आप गौर से समझिए। अगर इस 9 को हम देखेंगे तो इसके पहले क्या है, एक विषम है और बाद में एक सम है, तो ये एक हमारा नंबर बन रहा है। उसके बाद एक और नंबर अगर गौर से देखें, अगला 9 जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले एक विषम है बाद में एक सम है, एक ये भी ऐसा ही संबंध बन रहा है जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था। उसके बाद अगले 9 को देखें तो इसके पास दोनों में सम संख्या है, तो ये 9 किसी काम का नहीं है। तो अब हमें ऐसे कितने 9 मिले जिनके पहले एक विषम है और बाद में एक सम है। तो आप कहेंगे सर 2 दिखाई दे रहे हैं, और ऑप्शन नंबर सी में भी लिखा है कि 2 9 ऐसे हैं जिनके पहले एक विषम है बाद में एक सम है। यही इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा।
यहाँ पर बताना ऐसा कौन सा विकल्प है जो इन शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो शब्दों को देखा जाए तो लिखा है शब्द, पैराग्राफ, वाक्य और अक्षर। तो बताना है इसमें सबसे पहले क्या आएगा। अगर सार्थक क्रम की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले इन सभी में आता है अक्षर। क्या आता है? अक्षर। और अक्षरों का प्रयोग करके, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आप जानते होंगे, अक्षरों का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं दोस्तों? शब्द बनाते हैं। मतलब दूसरे नंबर पर हमारा शब्द आ जाएगा, जो कि इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे शब्द को। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तीसरे की, तो तीसरे में शब्द मिलकर के क्या बनाते हैं प्यारे दोस्तों? शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। और वाक्य मिलकर के एक पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, एक अनुच्छेद बनाते हैं, जैसे हम पैराग्राफ या फिर आर्टिकल कहते हैं, याद रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा पैराग्राफ आ जाएगा। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2 अगर देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यही इसका सही उत्तर है। बाद बाकी के सारे गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे कहा है कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ पर एक खाली स्थान दे रखा है, इसके स्थान पर बताना है कि इस अनुक्रम को पूरा करने के लिए ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो इसका सही उत्तर बनेगा। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर बात करें इस प्रश्न की तो इसको थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। 2 के बाद हमें 5 दिया है, 5 के बाद 9 दिया है, 9 के बाद एक खाली स्थान है, उसके बाद 20 है और 20 के बाद 27 है। तो अगर दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, तो पास पास नज़दीक नंबर दे रखे हैं, तो इनका अंतर देख लेते हैं। तो अब कहेंगे 2 से 5 पर गए हैं तो सर +3 किया है, यहाँ पर क्या किया है? +3। 5 से 9 पर गए हैं तो सर +4 हुआ है। और 9 से कहाँ जाएं और उसके बाद फिर कहाँ जाएं, और लास्ट में देखेंगे तो सर +7 हुआ है। अगर गौर से देखेंगे आप, यहाँ पर 3 है, फिर 4 है। अगर 5 और 6 बीच में आ जाए तो सही उत्तर बन सकता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसके लिए पहले तो हम 5 लिखेंगे, पहले +3 +4, और अब की बार में क्या करेंगे? +5 करेंगे, और अगली बार में दोस्तों +6 करेंगे। तो इस तरह का लॉजिक बन सकता है। तो देखिए 9 में अगर 5 जोड़ेंगे तो सर 14 आएगा। ठीक है, 14 आएगा, और 14 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि जो रिक्त स्थान था उसके स्थान पर जो नंबर आएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए 14 आएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर लिखा है नीचे दिए गए प्रश्न के विकल्पों में वह विकल्पों में विषम पद को ज्ञात करें, यानी विषम पद का चयन करें। कह रहा है नीचे दिए गए कुछ विकल्प हैं, इनमें से हमें क्या बताना है? विषम बताना है। तो अगर विषम की बात करें तो गेहूं लिखा है, सरसों लिखा है, जौ लिखा है और मक्का लिखा है। तो आप बता सकते हैं इसमें विषम क्या होगा। देखिए गेहूं क्या है? गेहूं एक अनाज है, याद रखेंगे। गेहूं क्या है? एक अनाज है। जौ क्या है? जौ भी एक अनाज है। ठीक है, अनाज है। उसके बाद ये यहाँ पर अगर देखेंगे मक्का, ये भी क्या है? ये भी एक अनाज है। जबकि सरसों की अगर बात करें प्यारे दोस्तों, ये एक तिलहन है। क्या है? सरसों एक तिलहन है। तो इस तरह से सरसों हमारा विषम हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 का उत्तर बनेगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है कि यहाँ पर एक नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक हमें सीरीज दे रखी है अक्षर श्रृंखला, और इस अक्षर श्रृंखला में अगर ये डैश वाले जो नंबर दे रखे हैं, कौन से नंबर फिल कर दें ताकि हमारा उत्तर सही बन जाए। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर यार एक बीच में डैश है। ठीक है, ये जो आपको एक दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर अगर चाहो तो इसको बना लेंगे। 1 मिनट में मुझे थोड़ा समय दीजिए, 1 मिनट, जस्ट वेट। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखेंगे, इस तरह से। बन नहीं रहा है यार। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट। ये इस तरह से हमारा डैश दिखाई हमें दे रहा है। ठीक है, गौर से समझना है, ये 2 डैश हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न के इसके लॉजिक की। तो देखिए यहाँ पर एक क्या दे रखी है? अक्षर सीरीज दे रखी है। इसको हमें पूरा करके बताना है कि इसका प्यारे दोस्तों सही उत्तर क्या बनेगा। हमें सही उत्तर बताना है। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं, कुल पदों की संख्या क्या है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। यहाँ पर दोस्तों जो हमें टोटल पदों की संख्या मिली है वो हमें 12 मिली है। आप कहेंगे सर 12 पद हैं, तो हम क्या करें, इसको 4 के भागों में डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा दूर लिखते हैं, बी वाई, फिर डबल डैश, उसके बाद फिर से बी वाई है,
उसके बाद डैश है, फिर बी है, उसके बाद फिर डैश है, फिर वाई है और टी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 12 पद मिले थे और 12 को चाहो तो आप 3 गुणा 4 लिख सकते हो या दोस्तों 4 गुणा 3 लिख लो। तो हमेशा कोशिश करो कि यहाँ पर हम बड़ा पद बनाएं, ठीक है। यहाँ पर 4 गुणा 3 करना है और बड़ा पद बनाने की कोशिश करना ताकि प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाए। तो अगर इसको बराबर 4-4 के भागों में बांटेंगे तो 4-4 के भाग कुछ इस तरह से बांटे जाएंगे और जब इस तरह से भाग बांटे जाएंगे तो देखिए शुरुआत बी से हो रही है तो मैं शुरुआत यहाँ पर भी बी से कर देता हूँ, अंत यहाँ पर टी से हो रहा है तो इसमें भी टी से अंत कर देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से कलर चेंज करके आपको बताते हैं। अगर शुरुआत बी से हो रही है तो यहाँ पर बी रखना है, अंत अगर टी से हो रहा है तो इसमें टी रखना है। तो यहाँ पर बीच में बी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर है, उसके बाद अंत में इसमें भी टी आ जाएगा। तो एक हमें लॉजिक बनता हुआ समझ में आएगा जो कि लॉजिक बना है डबल बी वाई टी का। किसका? डबल बी वाई टी का लॉजिक बना है, इसको याद रखेंगे। और सर इसमें हमने फिल क्या किया है तो आगे बी फिल किया है, बी के बाद सर टी फिल किया है, टी के बाद फिर बी, फिर टी और फिर बी, बी टी बी टी बी, बी टी बी टी बी फिल किया है। तो इस तरह से याद रखेंगे। हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है दोस्तों बी टी बी, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीरीज का पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमसे कहा है कि विशिष्ट कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है और तो इसका कोड क्या होगा। अगर देखिए यहाँ पर हम बात करें NOIT की, उसके बाद हो जाएगा CELE और S। तो इसको लिखा क्या है दोस्तों? तो आप कहेंगे इसको लिखा है सर सिलेक्शन। क्या लिखा है? सिलेक्शन लिखा है सर। अगर मैं बात कर लूँ सिलेक्शन की तो इसको किस तरह से लिखा गया है याद रखेंगे। लास्ट का अंत में आया है, लास्ट का अंत में आया है, फिर से लास्ट का अंत में आया है और 1 मिनट, ठीक है। ये सारे के सारे लास्ट के अंत में आ रहे हैं, ठीक है, लास्ट के अंत में आ रहे हैं। तो ये सी इस तरह से ये सारा का सारा लॉजिक हमारा बन जाएगा। गौर से समझना है। एक बार फिर से इन सभी को हटा करके बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं, देखिए एस यहाँ पर था, शुरुआत एस से हो रही है, ई है, एल है, ई है, ई है, एल है, ई है, उसके बाद CTOION। तो CTION यानी कि सिलेक्शन कैसे हमने प्राप्त किया है, जो दिए गए नंबर थे उनको हमें उल्टा लिखना था प्यारे दोस्तों। क्या करना था? इन सभी को उल्टा लिखना है। जो नंबर दे रखा है इसको उल्टा पीछे से लिख देंगे हम, पीछे से लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पीछे से लिख देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। उसी प्रकार अब हम बात करेंगे AI, उसके बाद DNI के बारे में। तो इसके बारे में अगर बात करें तो पीछे से अगर हम लिखें, पीछे से अगर लिखेंगे तो सर सबसे पहले I है, फिर N है, फिर D है, फिर I है, फिर A है। यार ये तो हमारा इंडिया बन गया यार। क्या बना दोस्तों? इंडिया बन गया। इस प्रश्न का सही उत्तर कहाँ पर लिखा है? इंडिया। ये रहा इंडिया। बोलो भारत माता की जय, ठीक है। ये हमारा इंडिया बन गया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंडिया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे कहा है दोस्तों यहाँ पर बताना है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो सबसे पहले एक व्यक्ति है पूर्व दिशा में जाता है, ठीक है। पूर्व दिशा की बात करें तो सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना है, इसको याद रखेंगे, एक प्लस बनाएंगे। राइट हैंड की तरफ लिखेंगे ईस्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे वेस्ट, नीचे की तरफ साउथ, ऊपर की तरफ नॉर्थ। तो पूर्व की तरफ इस व्यक्ति को हमने चलवाया है, याद रखेंगे। ये व्यक्ति इस बिंदु से चला है और कहाँ पर जा रहा है? तो आप कहेंगे सर पूर्व की ओर। अब उसने कहा है कि दाईं ओर मुड़ा है। पहले तो 5 किलोमीटर पूर्व में गया, स्ट्रेट गया, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा है। अगर पूर्व में मुख है और दाईं ओर मुड़ेगा तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा? आप याद रखेंगे 4 बनेगा, याद रखेंगे नीचे की ओर जाएगा। जब व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में है और उसे नीचे की ओर मुड़ना है, याद रखेंगे दाईं ओर मुड़ना है तो वो नीचे की ओर जाएगा। और यहाँ पर फिर कहा है कि बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब उसका मुख प्यारे दोस्तों कहाँ पर है? आप कहेंगे दक्षिण की दिशा में है। और दक्षिण की दिशा में होकर जब बाईं मुड़ेगा तो वो कहाँ पर जाएगा? दक्षिण की दिशा में होकर के बाईं मुड़ेगा तो आप कहेंगे सर अब ये जाएगा हमारा कहाँ पर? यहाँ पूर्व की दिशा में। और पूर्व की दिशा में जाएगा तो उसने बताया कि 5 किलोमीटर अंत में चला है, यहाँ पर देखिए। तो इसको भी 5 किलोमीटर चलवा देंगे। कह रहा अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो देखिए मैं बात कर लूँ इस प्रश्न की तो ये कहाँ पर जा रहा है? आप कहेंगे देखिए ग्रीन टिक से मैं अगर बताऊं आप लोगों को, गौर से समझिए, ग्रीन कलर से बताऊं तो ये दिशा कौन सी है? यही दिशा तो है यार, यही दिशा तो है। और ये दिशा बन जाएगी हमारी पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कहा है, यहाँ पर क्रम व्यवस्था का प्रश्न है। उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है।
किंतु उमेश से लंबा है। उनमें से सबसे लंबा कौन है? उमेश सतीश से लंबा है। जो उमेश नाम का लड़का है, याद रखेंगे, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो उमेश नाम का लड़का है, पहली बार में कहा है उमेश नाम का लड़का सतीश से लंबा है, तो सतीश यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा है सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। सुरेश लंबाई में किससे छोटा है? तो आप कहेंगे नीरज से छोटा है, तो नीरज यहाँ पर आ जाएगा सुरेश से ऊपर। उसके बाद कहा है किंतु उमेश से लंबा है। किससे लंबा है दोस्तों? उमेश से लंबा है। इस तरह से उमेश से लंबा हो जाएगा। अब उमेश के नीचे कौन आ रहा है? तो आप कहेंगे सर उमेश के नीचे हमारे सतीश भाई आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? सतीश भाई आ रहे हैं, तो उमेश के नीचे सतीश रख देंगे। यही 4 लड़के तो हैं, और हमसे पूछा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हमें दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों नीरज है। कौन है? नीरज है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में प्यारे दोस्तों दे रखा है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है कथन निष्कर्ष यानी कि न्याय और निगमन का प्रश्न है। इसमें बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। कथन में कहा है कि सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। क्या है दोस्तों? जितने भी खिलाड़ी हैं, हम बनाएंगे सभी खिलाड़ियों को बनाएंगे, और सभी के सभी खिलाड़ी क्या हैं? याद रखेंगे दोस्तों, शिक्षित हैं। शिक्षित हैं तो शिक्षित इस तरह से हम लिख देंगे। वहां पर खिलाड़ी है अंदर और बाहर है शिक्षित। और आगे कहा है कि सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं। सभी शिक्षित व्यक्ति क्या हैं? सभ्य हैं। तो अब मैं बनाऊं सभी शिक्षित को क्या बनाऊं? तो आप कहेंगे सर सभ्य बनाएंगे। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पर सभी को क्या बनाएंगे? सभ्य बनाएंगे। सभी शिक्षित व्यक्ति क्या हैं? सभ्य हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अब कहा है कि सभी खिलाड़ी सभ्य हैं। क्या सभी खिलाड़ी सभ्य हैं? देखिए, खिलाड़ी का पार्ट बहुत छोटा सा अंदर आ रहा है, गौर से समझना है। अगर मैं ग्रीन पेन लेकर समझाऊं तो देखिए, ये खिलाड़ी का सर्कल बहुत छोटा सा अंदर आ रहा है, और सब का बहुत बड़ा वाला सर्कल है। तो क्या आप बता सकते हैं कि बड़ा वाला सर्कल अगर उठा के रखूं, छोटे में रख जाएगा? आप कहेंगे सर छोटे में कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्कल है सब का, और खिलाड़ी का छोटा है। तो सभी खिलाड़ी क्या हैं? सभी खिलाड़ी सब हैं। तो आप कहेंगे यार हो तो सकता है, 1 मिनट, मैंने लाइन को गलत पढ़ा था कि सभी खिलाड़ी सब हैं। तो सब के अंतर्गत ही तो आ रहे हैं यार खिलाड़ी। खिलाड़ी किसके अंतर्गत आ रहे हैं दोस्तों? खिलाड़ी सब के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आप कहेंगे सभी खिलाड़ी सब हैं, मतलब पहला वाला सही है। उसके बाद देखिए, यहां पर लिखा है कि सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं। क्या सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं? तो सभ्य व्यक्ति कहां पर थे? सभ्य व्यक्ति की बात थी, ये व्यक्ति सभ्य। शिक्षित व्यक्ति सभ्य की बात थी। ठीक है, शिक्षित व्यक्ति सभ्य की बात थी। यार यहाँ पर कुछ लफड़ा हो रहा है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया, मुझे लग रहा है। क्या गड़बड़ है इसके बारे में अगर मैं गौर से समझूं तो दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि सभी सभ्य व्यक्ति कहाँ पर थे? सभ्य व्यक्ति ये रहे, मतलब बड़ा वाला सर्कल। गौर से समझिए, सभी ये वाला सर्कल जो है, ये वाला सर्कल किसका है? सभ्य व्यक्तियों का है। और सभी सभ्य व्यक्ति कहाँ पर हैं? खिलाड़ी में। अब वही बात कह रहा है कि छोटे वाले सर्कल में बड़ा वाला सर्कल आ सकता है। कैसे बता सकते हैं यार? खिलाड़ी के लिए छोटा सा सर्कल आ रहा है, ये वाला, ये अंदर वाला, और बड़ा वाला सभ्य व्यक्तियों के लिए आ रहा है। तो आप बताइए, ये बड़ा सर्कल छोटे में रख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं रख पाएंगे, और जब बिल्कुल नहीं रख पाएंगे तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको फिर से गौर से समझ लेना आप लोग। थोड़ी भाषा हमने पढ़ने में डिस्टर्ब कर दिया था। ठीक है, इसका सही उत्तर बनेगा केवल और केवल एक निष्कर्ष निकलता है, बाद बाकी सारे के सारे गलत हैं। सॉरी, केवल और केवल एक निष्कर्ष निकलता है, ये हमारा सही है, बाद बाकी सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे गलत हैं, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा है छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम 1 से 7वें स्थान पर है और दूसरे से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? देखिए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां पर आपसे थोड़ी सी लैंग्वेज टफ करके दी है। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन इसकी लैंग्वेज दोस्तों बहुत थोड़ी सी टफ है, मैं कह सकता हूं। तो अगर बात करें इस प्रश्न की, गौर से समझना है। इसमें कहा छात्रों की एक पंक्ति है और उसमें गणेश अंतिम 1 से 7वें स्थान पर है। तो मैं बात करता हूं एक पंक्ति की। यहां पर छात्रों की एक पंक्ति बनाता हूं। ठीक है, ये एक छात्रों की क्या है? याद रखेंगे, ये एक छात्रों की एक पंक्ति है। तो ये इतनी छात्रों की पंक्ति में मान लेता हूं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हमसे कहा है कि गणेश नाम का जो शख्स है वो अंतिम 1 से, मतलब अंतिम से 7वें स्थान पर है। तो अंतिम से 7वें स्थान पर कौन हो जाएगा? ये गणेश हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं गणेश को, यहां पर लिख देता हूं गणेश को, और इसका स्थान 7वां हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद कहा है और दूसरे से 11वें स्थान पर है, मतलब दूसरे दिशा से, याद रखेंगे, दूसरे दिशा से 11वें स्थान पर है दोस्तों। ये जो गणेश नाम का शख्स है
ये दूसरे दिशा से 11वें स्थान पर है, मतलब ऊपर साइड से कौन सा स्थान हो जाएगा इसका, ऊपर साइड से इसका स्थान बनेगा 11। तभी तो हम बताएंगे कि पंक्ति में जो छात्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी। ठीक है, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, आप समझेंगे अच्छे से। एक तरफ से वो 7वां है, दूसरे तरफ से 11वां है, और जब भी ऐसी पोजीशन मिलती है तो सर लेफ्ट और राइट दोनों जोड़ देते हैं, उसके बाद एक घटा देते हैं। तो लेफ्ट जोड़ेंगे 11, राइट जोड़ेंगे क्या 7, और एक घटा देंगे, तो 11 7 18, 18 में से एक जाएगा तो 17। दोस्तों कितने स्टूडेंट पता चले, आप कहेंगे सर 17 पता चले हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर 17 ही है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमसे कहा है उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है बहुत महत्वपूर्ण, और इस सीरीज में बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें गलत है। तो मैं इसके अगर लॉजिक की बात करूं, इन नंबरों को आप गौर से देखिए, ये कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब के नजदीक लग रहे हैं। गौर से समझिए, कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब के नजदीक हैं। देखिए 125 क्यूब होता है, 216 क्यूब होता है, 343 क्यूब होता है, 512 क्यूब होता है, 64 भी क्यूब होता है, 28 के नजदीक क्यूब है, 9 के नजदीक भी क्यूब है, और 2 के नजदीक भी क्यूब है। तो कैसे है, गौर से समझना है। स्क्वायर और यहाँ पर यानी वर्ग और घन, यहाँ पर इस नंबर को हम लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 1। गौर से समझना है दोस्तों, 1 का क्यूब प्लस 1 लिखेंगे, उसके बाद कलर चेंज करेंगे, ये जो 9 लिखा है दोस्तों, इसको लिखेंगे दोस्तों 2 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, गौर से समझते रहिए आप। उसके बाद ये इस 28 को लिखेंगे सर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब होता है 27, और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर प्लस 1 करेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। उसके बाद 64 को देखें दोस्तों, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हमें पता है हमने कुछ मिस्टेक की है, उसको हम बताएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 126 है, और 126 को क्या लिख सकते हैं सर, 5 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद 217 है तो 6 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं। 344 है तो इसको लिख सकते हैं सर 7 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस 1। 513 है तो इसको लिख सकते हैं सर 8 का क्यूब प्लस 1। तो बताइए इसमें हमने गलती कहाँ पर की है, जल्दी से पकड़ के बताइए कि सर हमने यहाँ पर गलती कर दी है। 2 होता है 1 का क्यूब, अगर एक में किसी भी संख्या को घन या पावर लगाएंगे तो 1 का 1 ही रहता है, और अगर 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार 2 का क्यूब 8 होता है, 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है, 1 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा। और दोस्तों आगे देखेंगे तो 4 का क्यूब 64 हो जाता है, 1 जोड़ेंगे तो 65 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 65 आना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो हमें केवल 64 दे रखा है, मतलब यही गलत है, 64 ही इसका गलत उत्तर है, याद रखेंगे। यही आपका सही उत्तर बनेगा, क्योंकि इस श्रृंखला में गलत जो पद है वो 64 है, बाद बाकी पूरी सीरीज सही चल रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमसे कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन करें। यहाँ पर देखिए ये लुप्त संख्या है, इसका चयन बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा सर्कल का क्वेश्चन आए तो कोशिश करिए कि आप बड़ी संख्या को प्राप्त कर ले जाएं। बड़ी संख्या यहाँ पर है, देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या हो सकती है। उसके बाद ज्ञात तो हमें यही करना है ग्रीन सर्कल वाला, तो इसको भी ज्ञात कर लेंगे। तो गौर से समझिए इसका लॉजिक क्या है प्यारे दोस्तों, अन्य सभी का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम अन्य सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 3 और 3 से 5, तो 2 गुणा 3 और आगे गुणा 5, तो 3 पंचे 15, दूना का 30। देखिए ये बड़ा सा नंबर हमारा आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से इस तरह से गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरह से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 1 गुणा -1। ठीक है, जब भी किसी संख्या में माइनस का गुणा होता है, अगर 2 बार हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यदि संख्या में 1 बार माइनस का गुणा होगा तो वो संख्या माइनस में रहेगी। मतलब 5 एकम 5 एकम 5, मतलब माइनस का 5 बचेगा। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है माइनस का 5। उसी प्रकार इनका गुणा करेंगे, उसी प्रकार इनका करेंगे। तो सर कैसे करेंगे, तो 4 के बाद गुणा 3 गुणा माइनस का 1। तो अब मैंने बताया था कि संख्या यदि आपकी कितने बार है, संख्या में गुणा अगर 1 बार माइनस का आया है तो वो संख्या माइनस में जाएगी। 4 तिया 12 एकम 12, मतलब -12 इसका उत्तर बनेगा। और -12 किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर बी में है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे कहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। एक बार फिर से मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और ये मिसिंग नंबर है इस बार। ठीक है, इस बार ये मिसिंग नंबर है। तो मैं अगर इसको एक अच्छा सा फिगर दे दूं, अगर मैं इसको एक अच्छी सी आकृति बना दूं,
तो हो सकता है आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर ले जाएं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये मैंने इस तरह से आपके सामने एक आकृति बना दी है। अब आपको इसका उत्तर बताना है और क्वेश्चन मार्क कहाँ पर लगा है, अब तो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये लगा क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर बताइए क्या आएगा। तो मैं अगर बात करूं इसके लॉजिक की, या तो अप टू डाउन सॉल्व करेंगे या तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम अप टू डाउन करेंगे क्योंकि इसका हमें एक लॉजिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर। लॉजिक क्या है, अगर 16 में गुणा कर दें सर 2 का, तो 16 का दूना 32 हो जाता है, याद रखेंगे। अगर प्यारे दोस्तों 16 में मल्टीप्लाई कर दूं मैं किसका, 2 का, 16 मल्टीप्लाई 2 32 हो जाएगा, और 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या यही लॉजिक चल रहा है, इसको चेक करते हैं आगे। आगे चेक करते हैं तो 13 मल्टीप्लाई 2 26 और 13 मल्टीप्लाई 3 क्या हो रहा है, 39। अब इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 12 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 24 और 12 मल्टीप्लाई अगर 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इसका एक लॉजिक और बन सकता है, वो लॉजिक क्या है उसको भी समझिए, उसको भी समझ लीजिए, आपके काम आएगा एग्जाम में। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को नंबरों को जोड़ देंगे, इन दोनों नंबरों को जोड़ देंगे तो अगला नंबर प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों नंबरों को जोड़ देंगे तो अगला नंबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो अगला नंबर ये वाला प्राप्त हो जाएगा, याद रखेंगे। यही इसका लॉजिक है दोनों साइड से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्न में छिपी हुई आकृति को का चयन कीजिए, छिपी हुई आकृति को ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें एक इस तरह का एक इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक इमेज बना हुआ दिखाई दे रहा है, याद रखेंगे इसके बारे में। इस तरह का इमेज हमें ज्ञात करना है, और इस तरह का इमेज कहाँ पर है, गौर से देखिए। क्या इस आकृति में ऑप्शन नंबर ए में कहीं दिखाई दे रहा है, कहेंगे नहीं दिखाई दे रहा है। क्या ऑप्शन नंबर बी में कहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो ऐसा है, लेकिन यहाँ पर तो बैंड बन रहा है, तो ये मतलब गलत है। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप गौर से, पहली लाइन ऐसी आई है, दूसरी लाइन ऊपर जाकर के ये गई है, मतलब यही एल दिखाई दे रहा है एज इट इज ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए यदि दर्पण दाईं ओर रखा हो। दाईं ओर रखा हो यार, दर्पण तो बाईं ओर रखा हुआ दिखाई दे रहा है एमएन, ये बाईं ओर है यार। यहाँ पर देखिए मिस टाइपिंग कर दी है टाइपराइटर ने। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। देखिए बताना है इसका, क्या बताना है, याद रखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब बताना है इस दिशा में, इस दिशा में दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो क्या बता सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों बता सकते हैं। देखिए इसको अगर बनाएंगे, इसको यहाँ से अगर मैं उठा के पटक दूंगा, सॉरी पलट दूंगा, पटकूंगा नहीं, थोड़ा यहाँ से गौर से समझिए। इसको अगर यहाँ पर क्या कर दूंगा, पलट दूंगा, तो दोस्तों याद रखेंगे ये इस तरह से कुछ बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी। एक मिनट, कुछ ऐसी आकृति बनेगी। हालांकि मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, मैंने कल भी बताया था कला मेरी इतनी अच्छी नहीं रही है। ठीक है, इस तरह से बनेगी यार, इस तरह की आकृति, इस तरह की आकृति बनेगी, याद रखेंगे। ठीक है, ये आकृति बन जाएगी हमारी, ये वाली ये आकृति बन जाएगी। तो इसमें अब बताइए, ये जो ऊपर की लाइनें हैं गौर से समझना है आप लोगों को। ये जो ऊपर की लाइनें हैं, यहाँ से एक मिनट इसको आगे और टच करा देते हैं। उसके बाद अब ऊपर की लाइनों पर ध्यान देना है। ये ऊपर की लाइनें इस कॉर्नर से चली थी, मतलब इस कॉर्नर से, तो ऐसी ऐसी ऊपर की लाइनें होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से ऊपर की लाइनें सारी की सारी इस तरह से होनी चाहिए। तो देखिए ऐसी ही तो दिखाई दे रही हैं ऑप्शन नंबर 1 में, बन सकता है। ऑप्शन नंबर 2 में ऐसी ऐसी है, मतलब ये नहीं है तो गलत है। यहाँ पर भी उसी तरह की दिखाई दे रही है जैसे यहाँ पर चित्र में बन रही है, तो सी भी हो सकता है। डी में उल्टी दिखाई दे रही है यार, उल्टी दिखाई दे रही, तो डी गलत हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए नीचे वाली आकृति, तो नीचे वाली आकृति में कुछ इस तरह की लाइनें हैं। ठीक है, नीचे वाली आकृति में कुछ ऐसी लाइनें हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जब सी में देखेंगे कुछ इस तरह की लाइनें दिखाई दे रही हैं, तो सी गलत हो जाएगा। बचेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जिसकी आकृति यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में सही बनेगी। हालांकि थोड़ी यहाँ पर इरेज हो गई है, उसको आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, इन लाइनों को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, और बाद बाकी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों आज के टॉप 15 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है प्यारे दोस्तों तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, तो थोड़ी सी मदद कर दीजिए, थोड़ा सा 1-2 दोस्तों में शेयर कर दीजिए
देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।